हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस का क्या बेनिफिट है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग बनाई है बेनिफिट्स टू नेशंस। नेशंस को क्या इसके बेनिफिट्स हैं, उसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब भी हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो इससे एक कंट्री को फॉरेन करेंसी देनी है और दूसरा एक्सेप्ट करेगा तो हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी आती है, फॉरेन एक्सचेंज आती है। तो इसको पढ़ते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस और ट्रेड हेल्प्स अ कंट्री टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज विच कैन बी यूज टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा। तो जब भी हमारा कंट्री किसी और कंट्री के साथ ट्रेड करता है, उसे सामान बेचता है, तो बाहर से जो भी डॉलर्स वगैरह या फॉरेन करेंसी आएगी उसकी टेक्नोलॉजी मंगवा सकता है, बाहर से बड़ी बड़ी मशीनें मंगवा सकता है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मंगवा सकता है जो हमारी कंट्री में नहीं बनते, या केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स जो भी हमारी कंट्री में सामान नहीं बनता वो फॉरेन कंट्री से मंगवा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट आ जाता है एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। उसमें सेकंड पॉइंट है अब हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से? एवरी कंट्री हैज़ सम और द अदर नेचुरल सोर्सेज। हर एक कंट्री के पास कुछ रिसोर्सेज हैं, कुछ नहीं है। Every country tries to use these resources in the best possible manner, and gradually they become more efficient and specialized in using these resources than the other countries. तो जिन countries के पास वो resources हैं, टाइम टू टाइम उनको यूज़ करते 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 वो इतने तेज़ हो जाती हैं वो countries के वो resources वो efficiently यूज़ कर पाती हैं, और दूसरे country उन resources को इतने efficiently यूज़ नहीं कर पाते। एक्सटर्नल ट्रेड बोल बोल के गला बैठ जाता है। एक्सटर्नल ट्रेड रिसोर्सेज कैन बी, एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रेड रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली एंड ऑल द कंट्रीज कैन गेट बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो भी एक्सटर्नल ट्रेड के लिए रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया जाता है एक पर्टिकुलर कंट्री में, क्योंकि उनके पास तो वो अबंडेंट है, वो उनको यूज़ कर करके इतना एफिशिएंट बन जाते हैं कि ओवरऑल सारे कंट्रीज़ को बेनिफिट होता है उसका स्पेशलाइजेशन का, क्योंकि वो पर्टिकुलर कंट्री उसमें काम कर करके स्पेशलाइज हो चुकी है। अब जैसे बैटरीज़ हैं, बैटरीज़ इतनी ज़्यादा चाइना बनाने लग गया बैटरीज़ कि इवन अमेरिका को किसी भी चीज़ के लिए बैटरी चाहिए होती है तो वो चाइना से जाती है। ठीक है, वैसे वो इंटरनेशनल मुद्दों पे आपस में लड़ते रहें चाहे। थर्ड आ जाता है इम्प्रूविंग ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। इससे एक तो कंट्री की ग्रोथ होती है, जीडीपी वगैरह बढ़ती है ट्रेड से, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी बढ़ता है उस कंट्री में। जितना इंटरनेशनल ट्रेड करेगी उतना अच्छा एम्प्लॉयमेंट होगा। एक्सटर्नल ट्रेड बूस्ट करता है, क्या बूस्ट करता है? एक्सटर्नल ट्रेड बूस्ट अप इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री as the firms of developing countries increase their production capacity of supply goods in foreign countries. होता क्या है, अगर किसी भी एक कंट्री में ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर एक कंट्री बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसकी कंपनियां बहुत ज़्यादा गुड्स बना के एक्सपोर्ट कर रही हैं, इससे क्या होगा? जीडीपी बढ़ेगी देश की। ठीक है, कंपनीज कैन ऑल्सो इम्पोर्ट टेक्निकल नो हाउ टू यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज। कंपनी क्या करती हैं? टेक्निकल नो हाउ मतलब टेक्नोलॉजी को बाहर से इम्पोर्ट करवाती हैं। क्या करवाती हैं? इम्पोर्ट टू यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज। बाहर से बड़ी बड़ी मशीनें लेके आते हैं ताकि जो उनके पास गिवन रिसोर्सेज हैं उनकी फुलर यूटिलाइजेशन हो सके और उनकी कॉस्टिंग कम पड़े, क्योंकि जितनी अच्छी मशीन होगी उतनी कॉस्टिंग कम पड़ेगी। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन जीडीपी। जितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी उतना जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी तो कंट्री की ग्रोथ होगी। अब दूसरी तरफ एक्सटर्नल ट्रेड क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे? एक्सटर्नल ट्रेड रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। एक्सटर्नल ट्रेड जितना अच्छा होगा उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज होगी। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतनी लेबर की डिमांड बढ़ेगी, विच क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ सच एज फॉरवर्डिंग एजेंट्स। यहाँ मैंने एजेंट्स लिखना था, स्पीड में कभी कभी गलती हो जाती है। फॉरवर्डिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं, क्लियरिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं, और कई टाइप की लेबर जनरेट होती है बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ठीक है, ट्रेड के इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी तो काफ़ी बंदे चाहिए ना। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इससे क्या होता है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज करते हैं। किस तरीके से? In the absence of international trade, it would not have been possible for the world community to use the goods and services produced in other countries. अगर इंटरनेशनल ट्रेड होता ही ना तो हम बाहर से चाइना का माल या अमेरिका का माल या इंग्लैंड से माल ला के नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि ट्रेड ही नहीं है। ठीक है, द पीपल लिविंग इन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्रीज़। अंडर डेवलप कंट्रीज़ के मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी हैं, पता नहीं, ये लग रहा है मैंने स्पीड में लिखा है बहुत ज़्यादा, तो कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। द पीपल लिविंग इन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ कैन यूज़ दीज प्रोडक्ट्स एंड इंक्रीज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
तो अगर कोई कंट्री में काफ़ी ज़्यादा, जैसे इंडिया है, इंडिया जब शुरू में आज़ाद हुआ तो टीवी वगैरह की फैक्ट्रियाँ तो यहाँ नहीं थी, तो लोग बाहर से मंगवाते थे, कारें वगैरह भी बाहर से मंगवाते थे। तो इससे क्या होता है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है। तो बेसिकली यहाँ अमीरों की बात हो रही है कि जिनके पास पैसा है वो बाहर से ब्रांडेड सामान ला के यूज़ करके अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेनिफिट्स टू द फर्म्स। कंपनियों को क्या फ़ायदा है इंटरनेशनल ट्रेड का? फर्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ हायर प्रॉफिट्स, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रेड होगा उनके प्रॉफिट बढ़ेंगे ना। इंटरनेशनल ट्रेड इज़ मोर प्रॉफिटेबल देन द डोमेस्टिक ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा प्रॉफिटेबल है डोमेस्टिक ट्रेड से। कैसे? व्हेन द प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट इज़ लो, द फर्म्स कैन सेल एट हायर प्राइस इन द इंटरनेशनल मार्केट इन द कंट्रीज वेयर द प्राइस आर हाई। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइजेस हाई है और डोमेस्टिक मार्केट में कम है, तो कंपनियां देखती हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहां पे ये जो डोमेस्टिक मार्केट वाला जो सामान है जो वो बेच रही हैं वो किन किन कंट्रीज़ में महंगा बिकेगा। तो वहां से डोमेस्टिक मार्केट में बेचने के बजाय वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचती हैं उन कंट्रीज़ में जहाँ पे प्राइजेस काफ़ी हाई हैं। इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कंपनीज इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड इंक्रीजेज देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। वो अपनी जो कंपनीज इंटरनेशनल ट्रेड करती हैं वो टाइम टू टाइम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाती रहती हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी का बढ़ाना मतलब प्लांट का साइज बड़ा करना या ज़्यादा मशीनें लगाना। विद द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी दीज फर्म्स कैन गेट बेनिफिट्स ऑफ लार्ज प्रोडक्शन और इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसे जैसे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं और ज़्यादा मशीनें लगाते हैं और ज़्यादा प्लांट्स खोलते हैं, उससे क्या होता है, इनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब बल्क प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से इनकी कॉस्टिंग कम हो जाती है। जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी आपको पता है उतना ही प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट, प्रॉस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ। तो इसमें क्या आ जाता है, व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट स्टार्ट्स बिकमिंग सैचुरेटेड इन द डोमेस्टिक कंट्रीज। जब भी विद इन द कंट्री उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो सैचुरेट हो जाए, कम हो जाए या स्टेबलाइज हो जाए, स्टेगनेंट हो जाए, देन सच फर्म्स कैन एनहेंस देयर बिजनेस बाय अप्रोचिंग इंटरनेशनल मार्केट। तो वो कंपनियां अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट को अप्रोच कर सकती हैं। दिस इज़ द मेन मोटिवेशन फॉर मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज एट डेवलप्ड कंट्रीज टू एंटर इन द मार्केट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ में कई मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो यही दिमाग में रख के कि भाई अब हमारी कंट्री में तो हमारा सामान कम बिक रहा है, तो इससे तो अच्छा किसी और कंट्री में जाएं। डेवलप कंट्रीज़ की जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां वो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज़ में जा जाके अपना सामान बेच रही हैं। नेक्स्ट आ जाता है वे आउट फॉर इंटेंस कॉम्पिटिशन इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो इसमें क्या होता है, हाई कॉम्पिटिशन डोमेस्टिक मार्केट, इन द डोमेस्टिक मार्केट लिखना था मैंने, हाई कॉम्पिटिशन in domestic market drives many companies to go international in search of market for their product। अगर विद इन द कंट्री काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो किसी और कंट्री में जाके अपना सामान बेचने की कोशिश करती हैं, क्योंकि विद इन द कंट्री तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि प्राइस बहुत सस्ता होगा और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। दिस हेल्प्स देम टू ग्रो एंड एक्सपैंड। तो जब बाहर जाके बेचते हैं तो उनको अच्छा प्राइस मिलता है, तो इससे प्रॉफिट बढ़ेंगे और कंपनी बढ़ेगी और एक्सपैंड करेगी। नेक्स्ट आ जाता है इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन। इसके अंदर क्या है, द विजन टू बिकम इंटरनेशनल बिकम्स कम्स मोर, मैं फिर से बोलता हूँ, कोई आगे सा मेरा ध्यान उधर चला गया। द विजन टू बिकम इंटरनेशनल कम्स फ्रॉम द अर्ज टू ग्रो। अगर कंपनी सोचती है कि मैंने कल को बढ़ना है, मैंने कल को आगे बढ़ना है और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, अपनी कंपनी बड़ी करनी है, तो अर्ज टू ग्रो, जो उसके अंदर अर्ज है कंपनी के अंदर कि मैं और अच्छा काम करूँ और ज़्यादा बढ़ूँ, उससे इंटरनेशनल ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। वही कंपनियां जो अपना काम बढ़ाना चाहती हैं, अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती हैं, वो इंटरनेशनल ट्रेड में आती हैं। मतलब पहले तो डोमेस्टिक कर रही होती हैं, फिर इंटरनेशनल ट्रेड में चली जाती हैं। ठीक है, कंपनीज गेट स्ट्रेटजिक एंड टेक्निकल एडवांटेजेस बाय गोइंग इंटरनेशनल। तो जो कंपनियां जब इंटरनेशनल होती हैं तो उससे क्या होता है, उससे काफ़ी टेक्निकल एंड स्ट्रेटजिक काफ़ी ज़्यादा उनको एडवांटेज मिलती हैं। मैनी कंपनीज आर इंक्लूडेड एज इट देयर मेन ऑब्जेक्टिव है। हाँ, काफ़ी कंपनियां जिन्होंने ये अपने जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसमें इंक्लूड किया हुआ है कि हमने अपनी बिजनेस विजन इस हिसाब से रखनी है कि फ्यूचर में हमने इंटरनेशनल बनना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा एक्सपोर्ट क्या होता है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।